इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज से आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, पहले वीडियो देख लीजिए। किस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता रहा हूं कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक फॉर्म सबमिट तक किस तरह से फॉर्म फिल करना है उसके बारे में चर्चा करूँगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आप सभी को मालूम है, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम आपके 28 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। तो पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए डेली क्लासें भी आपकी मॉर्निंग में 11:30 बजे इस यूट्यूब चैनल पर चलती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं बात करूंगा सेकंड ग्रेड एग्जाम का फॉर्म स्कूल एजुकेशन का किस तरह से आपको फिल करना है। सबसे पहले उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा एसएसओ आईडी। जब आप गूगल पर एसएसओ आईडी सर्च करोगे, आपके सामने इस तरह से लिंक ओपन होगा। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने नया पेज ओपन होगा जो कि एसएसओ आईडी का होगा। इसमें सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी लिखनी होगी और उसके बाद आपको पासवर्ड लिखना होगा। उसके बाद जो कैप्चा कोड पूछा गया वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ 286293 है, उसी तरह आपको भी जो कैप्चा कोड पूछा जाए वही लिखना है। गलत कैप्चा कोड डालोगे तो एरर आएगी। अगर किसी कारणवश आप अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हो तो आप कोई भी, चाहे वो आरपीएससी का फॉर्म हो या अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी का हो, अगर आपके पास आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो उठाकर देख लीजिए। उस फॉर्म के ऊपर आपकी एसएसओ आईडी का नाम लिखा होता है। अगर फॉर्म भी नहीं है तो आप पेज को स्क्रॉल कीजिए। आई फॉरगॉट माई एसएसओ आईडी के आगे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने एसएसओ आईडी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अपने पासवर्ड भूल गए हो तो आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, यहाँ से आप क्लिक हेयर करके आप अपने पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आपने लॉगिन की, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपने OTR बना रखा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बना रखा है तो सबसे पहले आपको OTR बनाना होगा। और उसके बाद आपको eKYC OTR, eKYC OTR क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले OTR में आपको क्या करनी होगी, आपको अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि नाम हुआ, आधार कार्ड हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुई, कैटेगरी कौन सी है, फादर्स नेम हुआ, ये सब लिखने के बाद आपको पेमेंट करना होता है। जो भी वहाँ अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, वो पेमेंट होते ही आपका हो जाएगा OTR कंप्लीट। और अगर आपने eKYC OTR यानी कि लाइव फोटो और हस्तलिपि नमूना नहीं किया तो वो कैसे करते हैं मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। जब आप इस पर क्लिक करोगे OTR वाले पार्ट पर, तब आपके OTR अगर किया हुआ तो ठीक है, OTR eKYC नहीं किया हुआ तो वो आपको करना होगा। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है कि स्टूडेंट अपनी लाइव फोटो तथा अपलोड हस्तलिपि की संपूर्ण जांच कर संतुष्ट हो जाने के बाद ही OTR दर्ज करें, eKYC पूर्ण करें। यानी कि आप जब फोटो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। उसमें आपको 5 सेकंड के टाइमर के बाद स्टूडेंट अपनी पलक 2-3 बार झपकाएं। यदि आपकी फ़ोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई तो फ़ोटो को पुनः कैप्चर करें। देखो, आप फ़ोटो जितने बार रिटैग करोगे ले सकते हैं, लेकिन अगर एक बार OTP आने के बाद सबमिट कर दिया उसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि फ़ोटो कैप्चर किए जाते समय स्टूडेंट सीधे कैमरे की तरफ ही देखें। यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो अपना फ़ोटो चश्मे के साथ ही, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें चश्मे पर रोशनी के कारण फ़ोटो अस्पष्ट या चमक के साथ कैप्चर ना होनी चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मे के साथ ही फ़ोटो खिंचाएं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब फ़ोटो कैप्चर होता है उसके बाद देखना है कि चश्मे पर रोशनी नहीं आनी चाहिए जिससे कि आँखें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हो। स्टूडेंट नेक्स्ट लिखा हुआ, स्टूडेंट सुनिश्चित करें कि लाइव फोटो साफ और पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ की गई है और धुंधले अंधकार में नहीं है। ये भी आपको सुनिश्चित करना है। फ़ोटो एकदम साफ है, बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, एकदम फ़ोटो साफ होनी चाहिए, तभी आप उसे सबमिट करना। जब तक फ़ोटो स्पष्ट ना हो स्टूडेंट बारंबार फ़ोटो कैप्चर कर सकता है, परंतु एक बार OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन बाद फाइनल सबमिट किए जाने के उपरांत अवसर दे नहीं होगा। यानी कि OTP दर्ज कर लिया, फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो। वैसे एक बार एडिट करने का मौका तो मिलता है अधीनस्थ बोर्ड के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लाइव फ़ोटो जितनी बार कैप्चर करना चाहते हो OTP से पहले कैप्चर कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, आपको लाइव फ़ोटो के नीचे एक टैग फ़ोटो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। वहाँ कैमरे में कहीं पर भी आपका कैप्चर का ऑप्शन नहीं होगा, बस आपको अपना चेहरा सामने रखना है। 2-3 सेकंड के बाद आंखों को झपकाना है 2-3 बार, कैप्चर हो जाए उसके बाद ये देखना है फ़ोटो साफ़ है, वाइट बैकग्राउंड है, आंखें बंद नहीं हुई है, सब सही है,
तब तो ठीक है, नहीं तो आप रीटैग का ऑप्शन होगा, वहाँ से वापस से फ़ोटो भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको हैंड रिटन स्पेसिमेन ये अपलोड करना होता है। इसकी सैम्पल फाइल जो ये लिखी हुई है इस पर क्लिक करोगे तो इसकी PDF ओपन हो जाएगी। उसका डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर उसी के अंदर आपको लिखनी है अपनी ही राइटिंग में, यानी कि आपको अपना खुद को लिखना होगा। जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसी स्टूडेंट को लिखना होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद उसे सिग्नेचर कर देना है और उसके बाद इस PDF को अपलोड कर देना है। इस PDF का फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ध्यान रखें, ये PDF आप अपलोड करो तो उस PDF की जो साइज़ है वो 100 से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 100 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और 200 KB से कम होनी चाहिए। और उसके बाद सबमिट eKYC पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने OTP पूछा जाएगा, वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो भी रजिस्टर्ड है उस पर आ जाएंगे और वो आपको OTP डालकर आपका eKYC सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही eKYC आपका कंप्लीट होए उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको जो पेज दिखाया था ये वाला, इसी में आपको नीचे जाना होता है। पेज में नोटिफिकेशन का जो पेज होता है इसी को आपको स्क्रॉल करना होता है। जब आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको ढूंढना होता है कहाँ पर लिखा हुआ है सीनियर स्कूल एजुकेशन का। तो आप देख सकते हैं सीनियर टीचर एग्जाम 2024 RPSC, इसके आगे अप्लाई नाउ लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने सब्जेक्ट के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब आपको सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने मान लिया मेरी साइंस सब्जेक्ट मैंने मान के चला है, तो मैंने साइंस पर क्लिक कर दिया। आपकी जो भी सब्जेक्ट है उस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में आपका कैंडिडेट नाम लिखना होगा, अगर आपका लिखा हुआ है तो आप जांच कर लीजिए सही लिखा हुआ है। उसके बाद जेंडर होगा, उसके बाद पिता का नाम, ये सभी आप एक बार जांच कर लेना कि भाई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्म बाद में एडिट करोगे तो आपका चार्ज लगेगा। उसके बाद माता का नाम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद यहाँ एज अपने आप आ जाएगी जब आप डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी से वो आपको लिखना है। अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी व्यक्ति हो तो आपको यस लिखना है, नहीं हो तो नो लिख लेना है। अगर हो तो फिर उसके बारे में जो भी चीज़ें पूछी जाती है वो आपको लिखनी होगी। नहीं लिखोगे तो ये ब्लॉक आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके बाद वैवाहिक स्थिति मैरिड हो तो यस लिखो, नहीं हो तो नो लिखो। अगर मैरिड हो तो फिर आपको जीवन साथी का नाम लिखना होता है, जीवन साथी के पिता का नाम लिखना होता है और शादी की तारीख लिखनी होती है। और अगर मैरिड स्टेटस में नो लिखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना होता है। इसके अलावा आपके बालकों की जीवित बालकों की संख्या लिखनी होती है 1/6/2002 से पहले और बाद में कितने पैदा हुए। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने होते हैं, आपके अपने मोबाइल नंबर जो भी हैं। अगर इसके अलावा आपके पास एक और मोबाइल नंबर है जो व्हाट्सअप चलाते हो उसके माध्यम से, तो वो भी आप लिख सकते हो। बाकी जहाँ रेड कलर में रेड स्टार लिखे हुए वो तो आपको भरने कंपलसरी है। जैसे कि मोबाइल नंबर रेड सर्कल बना हुआ, रेड स्टार बना है तो यहाँ लिखना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ व्हाट्सअप मोबाइल नंबर पर नहीं लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी लिखनी होगी। इसके बाद आधार आईडी, अगर आपने OTR दर्ज कर दिया है तो यहाँ आधार आईडी आपका ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा, बस आप जांच लेना कि सही लिखी हुई है या नहीं है। अगर आधार आईडी नहीं है तो आपको फिर जन आधार आईडी या पासपोर्ट नंबर जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। इसके बाद क्या आप राजस्थान की अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, यस या नो। आप जिस क्षेत्र से नॉन TSP से हो तो आप यहाँ नो कर लीजिए, TSP से हो तो यहाँ आप यस कर लीजिए। इसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, पंक्ति फर्स्ट, पंक्ति सेकंड, पंक्ति थर्ड में आपको एड्रेस लिखना है। सबसे पहले नगर, फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपको स्टेट चुनना है। उसके बाद आप राज्य में कौन से ज़िले से हैं वो सेलेक्ट करना है। ज़िले के अंदर कौन से शहर या गांव से वो लिखना है। आपके शहर या गांव के पिन कोड क्या है वो आपको लिखने हैं। फ़ोन नंबर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है। और नज़दीकी पुलिस थाना भी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आप राष्ट्रीयता लिखी होगी, गृह राज्य लिखा होगा, गृह जिला लिखना होगा आपको, गृह ब्लॉक लिखना होगा, तहसील सिटी गांव। अब इसमें भी आपको राष्ट्रीयता, गृह राज्य और गृह जिला ये तो लिखने कंपलसरी है। बाकी ये 3 नहीं लिखो तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर ये लिखना कंपलसरी है किस देश से, यानी कि आप पहले किसी देश में रहते थे तो आप अगर यस करोगे तो आपको बताना होगा कौन से देश से, नो करोगे तो आपको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद यहाँ आपको यस नो सेलेक्ट करना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है? अगर हो तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो? अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर भूतपूर्व सैनिक में अगर आप यस करोगे तो आपकी कौन सी सर्विस था उसका स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप स्पोर्ट्स खिलाड़ी हो तो किस प्रकार पर्सन की टाइप के स्पोर्ट्स पर्सन हो वो आपको सेलेक्ट करना होता है। क्या आप सरकारी विभाग में मौजूद कर्मचारी हैं? अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं हो तो नो कर दीजिए। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हो? अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं हो तो नो कर दीजिए। अगर हो तो आपको जो यहाँ पूछा जाए कौन सी डेट से कब डेट तक, वो आपको लिखनी होती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप भूतपूर्व कैदी हो? अगर हो तो यस कर दीजिए, अन्यथा आप नो कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर एज में छूट चाहिए। अगर चाहिए तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर फिर चाहिए तो फिर आपको यहाँ सब डिटेल भरनी होती है। और अतिरिक्त श्रेणी में कोई करने की कुछ करने, अगर आप अतिरिक्त श्रेणी से हो तो टिक कर दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें आपको क्वालिफिकेशन एजुकेशन पूरी डिटेल लिखनी होगी। यहाँ आपको मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको सेकेंडरी की करनी है, उसके बाद 12th की करनी है, उसके बाद ग्रेजुएशन करके करनी। सब्जेक्ट समूह में आपकी जो भी सब्जेक्ट थी 10th 12th ग्रेजुएशन में वो लिखनी है। किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से आपने की है 10th 12th और ग्रेजुएशन वो लिखनी है। आपके रोल नंबर क्या है 10th 12th और ग्रेजुएशन के वो लिखने हैं। इसके बाद आपका रिजल्ट क्या रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है। रिजल्ट की परसेंटेज में रहा है या फिर जिसमें भी रहा वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कब पास किए, उत्तीर्ण होने का वर्ष है वो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपके परसेंटेज कितने बने हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद 4 नंबर पर डिटेल लिखनी है आपको बीएड की, ये भी लिखनी कंपलसरी है। बीएड की भी आपको डिटेल लिखनी होगी, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से बीएड की है, किस विश्वविद्यालय या किस बोर्ड का नाम है वो लिखना है, रोल नंबर लिखने हैं, परिणाम लिखना है, कब पास किया, परसेंटेज लिखने हैं। अगर आपने डिप्लोमा एजुकेशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप अपनी डिटेल लिख लीजिए। ये सब डिटेल लिखने के बाद आपको यहाँ बॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको टिक कर देना। इस पर टिक करने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर है वहाँ पर आपको OTP आएंगे। वो OTP आपको लिखने होंगे और उसके बाद नेक्स्ट करना होगा। जब आप उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा आइडेंटिफिकेशन का, जिसमें आपको 3 चीज़ें अपलोड करनी होती है। क्या क्या? फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। तो थंब इम्प्रेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट इन एब्सेंस ऑफ लेफ्ट थंब अपलोड राइट थंब और एनी फिंगर इम्प्रेशन। यानी कि आपको लेफ्ट अंगूठा है वो अपलोड करना होगा। अगर किसी के नहीं है तो वो राइट कर लीजिए, अगर किसी के वो भी नहीं है तो फिर कोई भी अंगुली अपलोड कर सकता है। अब अपलोड करते समय किन बातों का ध्यान है? अब फोटो तो आपका यहाँ पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो आपने EKYC किया था जिसमें लाइव फोटो अपलोड किया था वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ आ जाएगा। सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका फ़ोटो का जो फॉर्मेट है वो JPG या फिर JPEG में होना चाहिए और उसकी जो साइज़ है वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच की होनी चाहिए। यानी कि 20 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और 50 KB से कम होनी चाहिए। 20 KB से कम हुई तो आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा और 50 KB से ज़्यादा हुई तो भी आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। उसके बाद थंब इम्प्रेशन की बात करें तो थंब इम्प्रेशन में भी यही सेम फॉर्मेट है कि आपकी फ़ाइल है वो JPEG या JPG में होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो साइज़ है वो आपके 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 20 KB से ज़्यादा हुई तो आपका अपलोड होगा और 50 KB से कम हुई तो ही आपका अपलोड होगा। 20 KB से कम या फिर 50 KB से ज़्यादा हुई तो आपका थंब इम्प्रेशन भी अपलोड नहीं होगा। इसके बाद यहाँ विजिबल बॉडी ऑफ मार्क्स, यानी कि आपकी बॉडी पर कोई मार्क्स है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आपका नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म प्रीव्यू में ओपन होगा। अब उस प्रीव्यू में आपको ये देखना है कि आप एक बार चेक कर लीजिए सभी स्पेलिंग सही लिखी है, जहाँ डिटेल पूछी गई है वो वहीं फिल की गई है, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिस्टेक नहीं हो गई हो, क्योंकि उसके बाद आप एडिट करोगे तो उसका आपको चार्ज लगेगा। अभी तो सिर्फ आपका एक बार OTR अगर दर्ज किया हुआ तो कोई चार्ज नहीं है। तो ये सब डिटेल देखने के बाद ही आप फाइनल सबमिट करोगे और जब तक आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होता तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना, फाइनल सबमिट होने के बाद अगर आपके एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुए हैं तो आपका फॉर्म है वो सबमिट
हो चुका। तो इस तरह से आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम का फॉर्म फिल करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है।